आज हम 1761 ईस्वी तक मराठा शक्ति का विस्तार, इससे पूर्व वीडियो में 1761 ईस्वी में लिखा गया था, जो 1761 ईस्वी तक 1761 ईस्वी तक मराठा शक्ति का विस्तार। तो सही में को हटाकर तक पढ़ें। 1761 ईस्वी तक मराठा शक्ति का विस्तार, जिसमें हम देखते हैं कि मराठा शक्ति शिवाजी के पश्चात दिनों दिन अपने साम्राज्य विस्तार को वृद्धि करती है और शिवाजी के पश्चात संभाजी और उसके बाद ताराबाई के समय में भी मराठा शक्ति के में काफ़ी वृद्धि होती है और दिनों दिन मराठा शक्ति अपने उस शिखर को छूता है। तो उस समय मुगलों की स्थिति जो थी पतन की ओर थी और उस औरंगजेब के पश्चात जो मुगलों उत्तराधिकारी हुए वो सब ज़्यादातर अयोग्य थे। उन्होंने सही प्रकार से शासन व्यवस्था को नहीं संभाला, जिसके कारण मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ। लेकिन मराठों में पेशवाओं का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि शिवाजी के अष्टप्रधान में पेशवाओं का स्थान सर्वोच्च था और वे राजा के बाद दूसरा स्थान रखते थे। तो आज हम पेशवाओं के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से पेशवाओं ने मराठा शक्ति के विस्तार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और किस प्रकार से मराठा शक्ति में वृद्धि की। तो उसमें नाम आता है पेशवा बालाजी विश्वनाथ, 1713 से 1720 ईस्वी। पेशवा घराने के संस्थापक बालाजी विश्वनाथ का जन्म कोंकण प्रदेश के श्री वर्धन गांव के चितपावन ब्राह्मणों के भट्ट परिवार में 1600 ईस्वी में हुआ था। वे कुशल कूटनीति थे, उन्होंने अपनी कूटनीति से सफलताएं प्राप्त की। तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ राव का अपना विशेष महत्व है मराठा शक्ति के विस्तार में। वे एक कुशल कूटनीतिज्ञ थे, अतः उन्होंने बहुत सी समस्याओं को अपनी कूटनीति से ही सुलझाया और मराठों के गौरव को बढ़ाया। इसके बाद ताराबाई को प्रभावहीन बनाना भी शाहू का एक प्रमुख उद्देश्य था। शाहू ये चाहते थे कि ताराबाई की जो बढ़ती हुई शक्ति है उसको कम किया जाए, उसके प्रभाव को कम किया जाए, जिसमें पेशवा बालाजी विश्वनाथ राव का अपना महत्वपूर्ण योगदान था। शाहू ताराबाई की सत्ता समाप्त करना चाहते थे, किंतु वह कठोर कार्रवाई नहीं कर सके क्योंकि वो उदार प्रवृत्ति के थे। 1714 ईस्वी में रामचंद्र पंत ने ताराबाई और शिवाजी द्वितीय को बंदी बना लिया। उसके स्थान पर राजा राम की दूसरी पत्नी राजसबाई व उसके पुत्र संभाजी को सत्तारूढ़ कर दिया। इस प्रकार शाहू को कट्टर शत्रु से मुक्ति मिल गई। तो यहाँ पर शाहू को मुक्ति मिल जाती है, किसके द्वारा, मतलब किसके सहयोग से, रामचंद्र पंत के द्वारा ताराबाई और शिवाजी द्वितीय को बंदी बना लिया जाता है और उसके स्थान पर राजा राम की दूसरी पत्नी राजसबाई और उसके पुत्र संभाजी को सत्तारूढ़ कर दिया जाता है और इस प्रकार शाहू को कट्टर शत्रु से मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद है विद्रोही मराठा सरदारों का दमन। तो ये भी एक समस्या बनी हुई थी कि जो बहुत सारे विद्रोही मराठा सरदार हो गए थे, जिसमें जो नित नई समस्याएं पैदा कर रहे थे, तो उनका दमन करने में भी पेशवा बालाजी विश्वनाथ का महत्वपूर्ण योगदान है। मराठा सरदार लूटमार कर शाहू की अवहेलना कर रहे थे, यानी शाहू की बातों को नहीं मान रहे थे और शाहू को कमजोर शासक समझते हुए उनकी अवहेलना करते, जिसके कारण नित नई समस्याएं खड़ी हो रही थी। ऐसे सरदारों में कृष्णराव खटावकर, मतलब जो विद्रोही सरदार थे उसमें सबसे पहला नाम आता है कृष्णराव खटावकर।
दावाजी थोरट और उदाजी चौहान मुख्य थे। दावाजी थोरट और उदाजी चौहान मुख्य थे। बालाजी विश्वनाथ ने कृष्णराव खटावकर को पराजित कर मार डाला था। मतलब इसको कृष्णराव खटावकर को पराजित कर मार डाला। और 1718 ईस्वी में दावाजी थोरट को बंदी बनाकर उदाजी चौहान के विरुद्ध कार्रवाई की। तो ये 3 व्यक्ति थे विद्रोही सरदारों में, एक तो कृष्णराव खटावकर, दूसरा दावाजी थोरट और तीसरे थे उदाजी चौहान, जिनको मतलब जिनका दमन किया जाता है और सफलता प्राप्त होती है। सैयद बंधुओं से समझौता, इसके बाद आता है सैयद बंधुओं से समझौता। दिल्ली दरबार में सैयद बंधुओं का वर्चस्व बढ़ा हुआ था, जिसे फर्रुख सियर सहन नहीं कर सका। सैयद भाइयों को समाप्त करने की योजना बनाई गई। हुसैन अली के माध्यम से मुगलों की केंद्रीय सत्ता का वास्तविक स्वरूप देखने का अवसर मिला। मराठा शक्ति का प्रभाव बढ़ने लगा। तो सैयद बंधुओं के माध्यम से भी ये देखने को मिलता है कि किस प्रकार मराठा शक्ति अपना प्रभाव बढ़ाने में कामयाब होती है। मुगल दरबार में पेशवा की दिल्ली यात्रा, नेक्स्ट हेडिंग है पेशवा की दिल्ली यात्रा। बालाजी की दिल्ली यात्रा अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। दक्षिण के मराठा जिन मुगलों से आतंकित थे, उन मुगलों का खोखलापन स्पष्ट हुआ और मराठों को विश्वास हो गया था कि मुगल साम्राज्य समाप्ति की ओर है। जब पेशवा दिल्ली गए तो उनको मुगलों की वास्तविक स्थिति का पता चला कि मुगल जितने हम वो सोच रहे थे कि इतने शक्तिशाली हैं, वैसे है नहीं, बल्कि उनकी शक्ति में काफ़ी कमी आ चुकी है और वो पतनावस्था की ओर अग्रसर है। तो इस प्रकार पेशवा की दिल्ली यात्रा से एक नई स्थिति का पता चला, मुगलों की कमजोर स्थिति का। इसका मूल्यांकन बालाजी विश्वनाथ ने विषम परिस्थितियों में मराठा शक्ति में वृद्धि की थी और उन्होंने अपने कूटनीति और दूरदर्शिता के माध्यम से विपरीत परिस्थितियों में शत्रुओं से लोहा लिया और उनको पराजित किया और मराठा शक्ति में दिनों दिन वृद्धि की। इसके बाद हम देखते हैं पेशवा बाजीराव प्रथम। पेशवा बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी। बालाजी की मृत्यु के बाद शाहू ने उसके 20 वर्षीय पुत्र बाजीराव को पेशवा नियुक्त किया। उसके 3 समस्याएं थी। मतलब जब बालाजी की मृत्यु हो जाती है, पेशवा बालाजी विश्वनाथ राव की मृत्यु जब हो जाती है, तो उसके बाद शाहू उसके 20 वर्षीय पुत्र बाजीराव को पेशवा नियुक्त कर देते हैं। और उसके जब वह इस पद पे नियुक्त होता है तो उस समय उसकी 3 समस्याएं थी। पहली थी दक्षिण हैदराबाद का निजाम, दूसरा था कोल्हापुर का संभाजी और कोल्हापुर का संभाजी द्वितीय, और नंबर 3 सेनापति त्र्यंबक राव दावाड़े। तीसरी समस्या थी सेनापति त्र्यंबक राव दावाड़े। अब ये तीनों समस्याओं से निपटना पेशवा बाजीराव प्रथम की प्रमुख एक तरह से चुनौती बनी हुई थी। तो निजाम से संघर्ष पेशवा बाजीराव का होता है। पेशवा बाजीराव निजाम से संघर्ष करते हुए सफलता प्राप्त करते हैं और अपने कूटनीतिक चालों से निजाम पर अपना प्रभाव स्थापित करते हैं। संभाजी द्वितीय को परास्त करना 1731 ईस्वी में दोनों में संधि हो गई। मतलब संभाजी द्वितीय और पेशवा बाजीराव प्रथम के बीच में 1731 ईस्वी में दोनों में संधि हो गई और कर्नाटक एवं कोंकण के प्रदेश शाहू और संभाजी के बीच विभाजित कर दिए गए। मतलब कर्नाटक के कोंकण के प्रदेश, कर्नाटक एवं कोंकण के प्रदेश शाहू और संभाजी के बीच विभाजित कर दिए गए। महाराष्ट्र में शाहू की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली गई और संधि के बाद संभाजी ने शाहू का कभी विरोध नहीं किया। तो जो संधि होती है उसके बाद ये मतलब निर्णय लिया था कि एक दूसरे का विरोध कभी नहीं करेंगे और ऐसा ही हुआ। संभाजी ने कभी शाहू का विरोध नहीं किया।
सेनापति दाभाड़े की पराजय। तो अब दो समस्याओं से तो उन्होंने मुक्ति पा ली, मतलब विजय प्राप्त कर ली, और तीसरी थी सेनापति दाभाड़े की पराजय। तो पेशवा बाजीराव प्रथम ने दाभाड़े को बाजीराव की शक्ति के बढ़ने से जलन थी। दाभाड़े जो था बाजीराव की दिनों दिन जो शक्ति और यश बढ़ रहा था उससे बहुत ईर्ष्या करता था, उसे बहुत जलन थी। तो 1731 ईस्वी में दवाही के निकट दाभाड़े को पूरी तरह पराजित किया गया। किसके द्वारा? पेशवा बाजीराव प्रथम के द्वारा 1731 में दवाही के निकट। महाराष्ट्र में बाजीराव का कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहा। दाभाड़े के पुत्र यशवंत राव को, मतलब जब दाभाड़े पराजित हो जाते हैं, सेनापति दाभाड़े जब पराजित हो जाते हैं तो उसके बाद उनके पुत्र यशवंत राव को नया सेनापति बनाया जाता है, यशवंत राव को, और कोई भी महाराष्ट्र में प्रतिद्वंदी नहीं शेष रह गया था। मराठों का उत्तर भारत में प्रसार। अब मराठे उत्तर भारत में प्रसार करने का ये कारण था कि राजपूताना राज्य में आपसी संघर्ष, राजपूतों की आपसी संघर्ष का लाभ उठाने के लिए वो उत्तर की ओर मतलब अपना कदम बढ़ाते हैं, और राजपूतों की आपसी कलह और आपसी फूट का लाभ उठाने, आर्थिक धन एकत्रित करने के लिए वो उत्तर भारत की तरफ बढ़ते हैं। और लेकिन राजस्थान के राजपूत राज्यों से मराठों के अच्छे संबंध नहीं थे, और वो यूं संबंध अच्छे नहीं थे क्योंकि मराठे एक तरह से शत्रु से लड़ाने और शत्रु की सहायता करने, जिससे कि राजपूत राजा मराठों से ईर्ष्या द्वेष रखते थे। तो राजस्थानी मराठों का प्रदेश में जब प्रवेश करते हैं तो उनके संघर्ष की स्थिति बनी रहती है, वो कभी राजपूत मराठों को सपोर्ट नहीं करते। पेशवा बालाजी बाजीराव, अब आता है पेशवा बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 ईस्वी। तो बाजीराव की मृत्यु के बाद उसके 19 वर्षीय पुत्र बालाजी को पेशवा पद पर नियुक्त किया गया। अब पेशवा बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसके 19 वर्षीय पुत्र बालाजी को पेशवा पद पर नियुक्त किया गया। उसे विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। साहू के वृद्ध होने से भी समस्या आ रही थी कि वो साहू काफी वृद्ध हो गए थे, और ये भी समस्या थी कि किसको उत्तराधिकारी घोषित किया जाए, यानी किसको शासक घोषित, मतलब आने वाले समय में कौन शासक बनेगा, तो ये भी समस्या थी। राजपूत भी विरोध करने में लगे हुए थे कि वो राजपूत जान रहे थे कि अब साहू काफी वृद्ध है तो किसी भी तरीके से लाभ उठाया जाए, तो ये भी एक समस्या थी। आर्थिक समस्या का समाधान। जब पेशवा बालाजी बाजीराव पेशवा का पद संभाल लेते हैं तो उसके बाद वो अपने सैनिक अभियानों से रिक्त राजकोष को भरने का काम करते हैं, मतलब विभिन्न सैनिक अभियानों के द्वारा तो संपत्ति प्राप्त करते, धन को प्राप्त करना, जिससे कि रिक्त राजकोष है जो पूर्व में खाली हो चुका था उसको भरना, और अपनी जो भी सैनिक गतिविधियों को और अधिक उच्च अवस्था में ले जाना, ये उनका प्रमुख उद्देश्य रहा। तो सैनिक अभियानों से रिक्त राजकोष को भरने का उन्होंने काम किया। आंग्रे बंधुओं की समस्या। आंग्रे बंधुओं की समस्या, इस समस्या के हल में इसमें क्या होता है कि मराठे आंग्रे बंधुओं की समस्या के हल के रूप में अंग्रेजों से सहायता ले लेते हैं। अब अंग्रेजों से सहायता तो ले लेते हैं, लेकिन अंग्रेजों से सहायता लेना मराठों के लिए भारी सिद्ध होता है। क्या होता है कि इस समस्या के हल में अंग्रेजों की सहायता लेने के कारण पेशवा को इसकी एवज में बनकोट का क्षेत्र देना पड़ता है। कौन सा क्षेत्र? बनकोट का क्षेत्र देना पड़ता है। तो इस प्रकार उन्हें भी, मतलब अंग्रेजों को ये बनकोट का क्षेत्र देने के लिए विवश होना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों से सहायता दी थी। इसके बाद मालवा पर अधिकार। मालवा पर अधिकार सवाई जयसिंह के सहयोग से मालवा पर पेशवा का अधिकार हो गया, मतलब सवाई जयसिंह के सहयोग से एक मालवा पर अधिकार हो गया पेशवा का। बदले में 500 स्थायी सैनिक और 4000 सैनिक
देने का वायदा किया गया, मतलब 500 स्थायी सैनिक और 4000 सैनिक जरूरत पड़ने पर सहायता देने का वचन दिया गया, वायदा किया। यह निर्णय बाद में नुकसानदायक सिद्ध हुआ। क्या हुआ? नुकसानदायक सिद्ध हुआ। जो एक अच्छी बात नहीं कही जा सकती है। कर्नाटक का प्रभुत्व, कर्नाटक का प्रभुत्व में देखते हैं सदाशिवराव भाऊ एक पराक्रमी सेनानायक था। उसने समूचे पश्चिमी कर्नाटक को छत्रपति के अधीन कर लिया था। तो कर्नाटक पर सदाशिवराव भाऊ के द्वारा समूचे कर्नाटक पर छत्रपति यानी मराठों के शासन के अंतर्गत कर लिया जाता है। तो सदाशिवराव भाऊ का एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। राजपूत जाटों के साथ संबंध, तो राजपूत जाटों के साथ संबंध अच्छे तो नहीं रहे, लेकिन जब सवाई जयसिंह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उनके जो दो पुत्र थे ईश्वरी सिंह और माधव सिंह, इनके बीच में क्या है कि संघर्ष छिड़ जाता है और संघर्ष काफ़ी चलता है। लेकिन उसमें बाद में उत्तराधिकार के संघर्ष में दोनों में समझौता करा दिया जाता है, जिससे कि समस्या बाहर निकलता है और कुछ गांव देने का वचन दिया जाता है ईश्वरी सिंह के द्वारा। तो इस प्रकार से समस्या का समाधान तो हो जाता है, लेकिन राजपूतों के साथ मराठों के संबंध अच्छे नहीं रहे और जाटों के साथ संबंध विच्छेद, और जाटों के साथ भी संबंध विच्छेद, जैसा कि राजपूत और जाटों के साथ संबंध आपस में भी अच्छे नहीं थे। और बाद में जब पानीपत का तृतीय युद्ध से पूर्व भी ये देखने की स्थिति मिलती है कि जाट, मराठा और राजपूत तीनों शक्तियों में आपसी टकराव की स्थिति बनी रही, आपस में मतलब एक दूरी बना के रखी। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि मराठों का किस प्रकार मराठों की मतलब उन्नति में पेशवाओं का कैसा योगदान रहा। तो उसमें हमने देखा कि पेशवा बालाजी विश्वनाथ का योगदान, जिसमें वो ताराबाई को प्रभावी बनाने में सफल होते हैं और विद्रोही मराठों का सरदार और दमन भी करने में सफल होते हैं। सैयद बंधुओं से समझौता, पेशवा की दिल्ली यात्रा से क्या लाभ हुआ और उनका मूल्यांकन। पेशवा बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी, उनकी 3 समस्याएं थी। दक्षिण हैदराबाद का निजाम, कोल्हापुर का संभाजी द्वितीय और सेनापति त्र्यंबकराव दावड़े। संभाजी द्वितीय को परास्त करना, इस सेनापति दावड़े की पराजय, मराठों का उत्तर भारत में प्रसार, राजस्थान मराठा प्रदेश। पेशवा बालाजी बाजीराव 1740-1761, आर्थिक समस्या का समाधान, आंध्र बंधुओं समस्या, मालवा का अधिकार, कर्नाटक का प्रभुत्व, राजपूत जाटों के साथ संबंध, जिसमें सूरजमल जाट उस समय शासक थे भरतपुर के। तो उनका भी मतलब काफ़ी मतलब एक तरह तनाव की स्थिति बनी रही, मतलब कोई स्पष्ट क्लियर नीति नहीं रही, तो जिससे कि संबंध टकराव के से बने रहे। इसके बाद हम देखते हैं शाहू के उत्तराधिकार का प्रश्न। शाहू के उत्तराधिकार का प्रश्न, क्योंकि शाहू दिनों दिन काफ़ी वृद्ध होते जा रहे थे, तो उस समय ये समस्या खड़ी हुई थी कि आखिर किसको उत्तराधिकारी घोषित किया जाए। लेकिन ताराबाई के प्रभाव के में आकर राजा राम राजा को 1749 ईस्वी में शाहू की मृत्यु हो जाती है और ताराबाई के प्रभाव में आकर वे राम राजा को नया छत्रपति बनाना स्वीकार कर लेते हैं और उनके कोई पुत्र नहीं था, तो इस प्रकार उन्होंने राम राजा को नया छत्रपति बनाना स्वीकार किया, जो ताराबाई के कठोर नियंत्रण में था। मतलब ताराबाई का बहुत अधिक नियंत्रण था राम राजा पर, क्योंकि उन्हीं के परामर्श से शाहू ने उसको छत्रपति बनाना स्वीकार किया था। तो इस प्रकार हमने आज पेशवाओं के बारे में और शाहू के उत्तराधिकार के बारे में जाना। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पानीपत के तृतीय युद्ध के कांड और जिसमें मराठों की क्या स्थिति रही उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। ओके।